संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल आज फिर से खुलेगी। योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। संभल एएसपी को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। जानकारी के मुताबिक 17 दिसंबर 2024 को एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने शासन को लेटर लिखकर दंगों की जांच की मांग की और 6 जनवरी को गृह सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने संभल एसपी के बिश्नोई को लेटर लिखा और हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। एसपी ने डीएम राजेंद्र पैसिया को लेटर लिखकर जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमने एएसपी श्रीचंद को जांच के लिए रिपोर्ट सौंपी है। संयुक्त जांच के लिए अपने स्तर से संबंधित अधिकारी को नामित करें, जिससे पुलिस प्रशासन जांच करके जांच रिपोर्ट सौंप सके। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर संभल में 1978 में हुआ क्या था। संभल में सांप्रदायिक हिंसा की चिंगारी 25 मार्च 1978 को होली के दिन ही सुलग गई थी। 1978 की होली के उस दिन कुछ लोगों ने नफरत की लकीर खींच दी थी और होली से पहले ही मुसलमानों ने 2 जगहों पर विवाद खड़ा किया था। पहली जगह होलिका दहन थी, जहां एक मुस्लिम दुकानदार ने खोखा रख दिया था, जबकि दूसरी जगह पर दूसरे मुसलमान ने एक चबूतरा बनवा लिया था। बीच बचाव के बाद होलिका दहन के दिन दुकानदार का खोखा हटवा लिया गया। होली के त्योहार तो ठीक से गुजर गया, लेकिन एमजीएम कॉलेज की सदस्यता को लेकर फिर नया विवाद खड़ा हो गया। लोगों को कॉलेज के प्रबंध समिति में आजीवन सदस्यता के लिए मंजर शफी चंद का चंदा मंजूर नहीं हुआ। आरोप है कि मंजर ने कई अफवाहें उड़ाई। कॉलेज में हिंदू लड़के लड़कियों के साथ पुलिस युवतियों को टाइटल देने पर भी मंजर शफी ने ऐतराज जताया और इसके विरोध में मंजर शफी भीड़ जुटाकर बाजार बंद कराने का ऐलान कर दिया। बाजार बंद करने को लेकर हिंदुओं ने विरोध किया तो भीड़ ने मंजर शफी की हत्या कर दी, लेकिन अफवाह यह उड़ाई गई कि हिंदुओं ने मंजर शफी को मारा। इसके बाद संभल रह कर 3 दिन तक सुलगता रहा। 184 लोगों की हत्या कर दी गई। कई हिंदू परिवारों को संभल से पलायन करना पड़ा। कुछ दिनों पहले यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा था कि संभल हिंसा का सच छिपाया जा रहा है और उसी सच को सामने लाना चाहिए। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? 1978 में हुए संभल दंगों की जांच के आदेश पर अब सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 1978 में बीजेपी जनसंघ के अलायंस की सरकार थी। मेरा एक सीधा सा सवाल, 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। मैं फिर कहता हूं, एक हाई कोर्ट के जज से जांच हो, इन 4 हत्याओं का दोषी कौन है वो सामने आए, किसने सर्वे की रिपोर्ट का दुरुपयोग किया है ये सामने आए। लेकिन क्या हमारे आप उत्तर प्रदेश के निवासियों को ये भी बताना चाहेंगे कौन थे मुख्यमंत्री उस जमाने में? 1978 में रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जनसंघ उसके अलायंस में थी। मरहूम कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे। आज के बिहार के जो हमारे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो उस जमाने में मिनिस्टर थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं तो क्यों खामोश थे? संभल को लेकर दिगंबर जैन समाज के युवा क्रांतिकारी संत मुनि आदित्य सागर महाराज जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जिस धर्म के अवशेष निकल रहे हैं वो स्थान उसी धर्म के लोगों को सौंप देना चाहिए। वहीं महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। मेरा ये मानना है कि आज के समय में राजनीतिक चीजों को अलग करके अपन देखें, अगर कहीं से कोई प्रतिमा जी या कहीं कोई तथ्य निकलता है तो फर्स्ट स्टेप भी होना चाहिए कि जो जिस दर्शन की है उस दर्शन वाले को दे देना चाहिए। अगर वो लेने तैयार नहीं हो तो फिर म्यूजियम आदि में रख देना चाहिए। अगर निकलता है तो रखना चाहिए। जैसे कंकाली टीका रहा तो उस कंकाली जो टीका था
टीला, कंकाली टीले में भी बहुत सारी चीजें निकली और जैन दर्शन के बहुत सारे अवशेष निकले मथुरा के कंकाली टीले में। तो अभी जो उस समय गवर्नमेंट थी उसको ढाक दिया। मेरा मानना है कि वहां भी खुदाई करेंगे, जो सनातन परंपरा के बहुत सारे अवशेष आएंगे, जैन, बौद्ध और हिंदू, इन तीनों के दर्शन की बहुत विस्तृत अपन को चीजें मिलेंगी। और गवर्नमेंट को मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उसी संप्रदाय को देना चाहिए, क्योंकि चीज तो उनकी है, थोड़े दिन बाद भी निकली हो लेकिन हकदार तो वो ही है। अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का फैसला किया और उस पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ही कहां है। वो दिल्ली में इसलिए लड़ेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव जीते। उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की मदद की। अखिलेश ने उत्तराखंड में कांग्रेस को हराया और बीजेपी को जिताया। तो वहां कई गो वोटवे हैं समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी को वहां कहा है कि समर्थन करेंगे। गलत रहना, मध्य प्रदेश लड़े, भाजपा का सरकार बनाए, वहां भी बनवा के आए। गए तो थे उत्तराखंड में उपचुनाव लड़ने, जीतने गए थे, कांग्रेस को हरवा के आए। यही नहीं उनका इतिहास है। तो वहां लड़ेंगे इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव जीते, इस नाते वो लड़ेंगे। वो आम आदमी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में आपको समर्थन देने पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि समाजवादी पार्टी विघटनकारी ताकतों को रोकने की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, दिल्ली में बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी सशक्त है। विघटनकारी ताकतें हैं जिनमें हम भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं, उसको रोकने के लिए हमेशा लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती रही है, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटते। सबसे ज्यादा लड़ाई तो हम उत्तर प्रदेश में हम ही झेल रहे हैं, हमारी पार्टी झेल रही है। हम जानते हैं, सबको पता है कि यहाँ लड़ाई जो है आपके आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस लड़ाई में है नहीं। तो जो लड़ाई में नहीं है उसके साथ हम क्यों खड़े होंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ही हमारे पास सशक्त एक साधन है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, कुछ एक दो सीट ऐसी होंगी जहां जो जीत रहा होगा उसको भी सपोर्ट हम करेंगे। करीब 15 महीने पहले मोदी से लड़ाई के नाम पर जिस इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था, वो गठबंधन दिल्ली चुनाव आते आते अब बिखरता नजर आ रहा है। यानी लोकसभा में जो गठबंधन साथ साथ का नारा बुलंद कर रहा था, विधानसभा में वही गठबंधन से हाथ का साथ छूटता दिख रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी और ममता बनर्जी की टीएमसी से लेकर उद्धव की शिवसेना तक कई पार्टियां कांग्रेस से हाथ छुड़ा रही हैं। आज आईएनडीआईए गठबंधन के अंत का ऐलान करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों तक के लिए था। इससे पहले टीएमसी दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर चुकी है। अखिलेश यादव ने तो आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए दिल्ली चुनाव न लड़ने तक का ऐलान कर दिया। यानी आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का खुला विरोध कर दिया है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए और भाजपा पूरी तरह उसको डिफीटेड होना चाहिए और दिल्ली का जनता भाजपा को पूरा पराजित करेंगे। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ लोभी और ठग का कैसा गठबंधन, ये लोभी और ठगों का गठबंधन था जो आज अपने अपने अवसर पर बिखर गए। ना इनका नीति नियत, इनका नेता कुछ मिलने वाले नहीं थे और ये सब अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग घोटालेबाज आपस में कैसा गठबंधन करेंगे, आज उसका सामने आ गया है। इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो काम भी कर रहा है। विगत लोकसभा का जो सदन चला उसमें भी देखे थे कि जो हमारे साथी इंडिया अलायंस के साथ नहीं भी चुनाव में थे, जैसे ममता बनर्जी जी, लेकिन सदन में इंडिया गठबंधन के बैनर तले उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, अपनी बातें रखी। दिल्ली में आईएनडीआईए गठबंधन की टूट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इनका सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है, इनकी नीतियों सिद्धांतों में कोई तालमेल नहीं है। तो ऐसा होना ही था और ये अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं। जब इनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो गठबंधन टूट जाते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनका गठबंधन कोई देश हित में है, जनहित में है
इनका गठबंधन सिर्फ स्वार्थ का है और मैं समझता हूं ये अब चलने वाला किसी दशा में नहीं। तो थोक में झगड़ा और रिटेल में झप्पी वाले सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर वाले उनका जो है वो चकनाचूर इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कभी डीएनए रहा ही नहीं है। उनका पंचमढ़ी जो उनका सम्मेलन था उसमें जो उनका प्रस्ताव देख लीजिए, उसके बाद से लगातार गठबंधन को लेकर के उनका एक ही फार्मूला था, या तो परिवार को पावर और नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर। फिर एक ही और फार्मूला था, या तो डायनेस्टी हो, नहीं तो डेपुटेशन का हो, या फिर जो है डिक्टेशन वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो। सीएम योगी आज 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां वो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी दोपहर 3 बजे प्रयागराज जाएंगे, कुंभ मेला क्षेत्र में निरीक्षण करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आज सीएम योगी कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे, 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उससे पहले अधिकारियों के साथ बैठक और बातचीत करेंगे। 2 दिन के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, महाकुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों का धूमधाम से छावनी प्रवेश जारी है। आज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने छावनी में प्रवेश किया। पत्थर चट्टी रामलीला मैदान से शोभा यात्रा निकाली गई। की तैयारी की गई है और इसमें सबसे बड़ी बात बताते हैं कि चारों पीठ जो है, चारों पीठ जो उत्तराखंड की है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और इसके साथ साथ बद्रीनाथ, वहां से भी जो यहाँ पर लोग आए हैं और ये लोग वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। और यहाँ पर जो ये यमुनोत्री और गंगोत्री का जल है वो भी इस प्रवेश मंगलम शोभा यात्रा में शामिल किया गया है। हम लोगों से बातचीत कर लेते। ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और क्या कुछ आप लोग लेकर आए हैं? मैं डॉक्टर ब्रजेश सती हूँ। मैं उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत का महासचिव हूँ और हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से आए हैं। जैसा कि विदित है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही इन चारों धामों का पुनरुद्धार करके वहाँ पूजा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी और ज्योतिष पीठ के अंतर्गत ही ये प्रयाग क्षेत्र आता है। उत्तर मनाई ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आज कुंभ क्षेत्र में पारंपरिक रूप से प्रवेश मंगल यात्रा करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड से हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित यहाँ पर आए हैं। हम लोग गंगोत्री से अभिमंत्रित जल लेके आए हैं, यमुनोत्री का अभिमंत्रित जल आया है और जैसे ही महाराज श्री कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेंगे हम लोग ये अभिमंत्रित जल उनको सौंपेंगे। जैसा विदित है कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है और हम लोग उसी जहाँ से ये प्रभावित होती हैं, जहाँ से ये नदियाँ बहती है, निकलती हैं, उद्गम स्थल से ही हम लोग आए हैं। यमुना जी के उद्गम स्थल से रावल पुजारी जी आए हैं, गंगोत्री गोमुख के उद्गम स्थल से अभिमंत्रित लेके रावल पुजारी जी आए हैं और हम लोग बद्रीनाथ क्षेत्र के हैं जहां सरस्वती अंतिम रूप से व्यास गुफा के पास दिखती हैं और उसके बाद यही प्रयागराज में दृष्टिगोचर होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि संगम में इस समय संगम हो रहा है। बिल्कुल, संगम में सभी संस्कृतियों का संगम हो रहा है, एकता का महायज्ञ है। कहाँ से आए हैं? आपके हाथ में ये जो मैं कलश देख रहा हूँ, इस कलश में क्या कुछ लिया है आपने और क्या संकल्प है इसका? हम यमुनोत्री धाम हिमालय से आए हैं और जगत गुरु शंकराचार्य जी के पेशवाई में शामिल होने के लिए आए हैं। सबसे पहले चारों धाम से प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और सभी देशवासियों को जो कुंभ मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो जल है माँ यमुना जी का कलिंद गिरिमस्तके पददमंद पुरोज्वला, ये माँ यमुना का पवित्र जल है जिसको हम शंकराचार्य जी को समर्पित। महाकुंभ में कई विदेशी मेहमान भी आने वाले हैं। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी भी कुंभ में आने वाली हैं। लॉरेन पावेल जॉब्स इस बार कुंभ में कल्पवास करेंगी। लॉरेन पावेल जॉब्स संगम में स्नान भी करेंगी। पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी से कल्पवास करेंगी। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु महाकुंभ आएंगे। और संभल से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर है। 1978 दंगों की खुल सकती है फाइल। शासन ने मांगी 1978 दंगों की रिपोर्ट। संभल के एसपी ने जांच पर साफ की है तस्वीर। 1978 दंगों की सभी जानकारी शासन को देंगे एसपी और दंगों की दोबारा जांच से एसपी ने इनकार किया है। तैर रहा है सोशल मीडिया में, वो क्या प्रकरण है पूरा और क्या जांच है? ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है
कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय MLC श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था, रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। सर, अगर शासन मांग रहा है तो इसका मतलब ये तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार संभल दंगों की 1978 की जांच करा सकती है। श्री चंद्र शर्मा जी द्वारा 115 रूल के अंतर्गत जो जांच के संबंध में आख्या मांगी गई है, उस आख्या के लिए जो सूचना है वो संकलित करके वापस शासन को भेजी जाएगी। थैंक यू। जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी सुनील कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, हालांकि एसपी जो है दोबारा जांच से इनकार कर रहे हैं, लेकिन खबर है कि फाइल खुल सकती है, बहुत सी जानकारियां सामने आएंगी। अब ये केस किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, संभल का 1978 का दंगा बहुत बड़ा दंगा था। गैर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार संभल में अब तक 200 से अधिक हिंदुओं की दंगों में मौत हुई है। वहीं 1978 के दंगे के बाद बड़ी तादाद में पलायन हुआ था। हिंदू यहाँ से बस्ती की बस्तियां छोड़ के चले गए थे, कुछ दूसरे मौतों में चले गए थे, कुछ मुरादाबाद में, गाजियाबाद और दिल्ली में बस गए। ऐसे तमाम लोग इस समय जब संभल में आलूसराय में मंदिर निकला, उनसे हम लोगों की बात हुई है। अब चूंकि मामला जांच का है तो MLC श्री चंद्र शर्मा ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है, जिसको लेकर ASP ने एक कमेटी गठित करके 7 दिन में इस रिपोर्ट को देना है। तो आने वाले दिनों में और क्या होगा ये तो देखने वाला होगा, लेकिन संभल का 1978 का दंगा बेहद बड़ा था। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए इसकी अपडेट्स पर। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। एक अनुरोध किया था कि आज हमारे देश भर के लोग पहले विदेशों में जाके एक कल्चर बनता जा रहा था कि अपने विवाह के कार्यक्रम विदेशों में कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भगवान के सबसे ज्यादा निकट का स्थान कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है, इसलिए अगर आपको वेडिंग करनी है तो देवभूमि उत्तराखंड में करिए। तो हम लोग उसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी, वेडिंग डेस्टिनेशन हब के रूप में और फिल्म शूटिंग स्थल के रूप में भी हम इसको विकसित कर रहे हैं। प्रदेश में होम स्टे योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाएं हमने लागू की हैं, जिसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ रहा है, स्वरोजगार भी बढ़ रहा है और हमारे बहनों की आर्थिकी बढ़ रही है। और मैं सच बताऊं आपको, ये मैं यहाँ कहना चाहता हूं बरेली में, क्योंकि आप लोग उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अभी उत्तराखंड के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, वो बहुत शानदार काम कर रही छत्रपाल जी। और सच बताऊं तो उनकी जीवटता, उनका कौशल, उनका परिश्रम एक नई दिशा पूरे राज्य को दे रहा है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई के हों, चाहे बुनाई के हों, चाहे वो हमारे मिलेट्स के हों, चाहे वो तमाम प्रकार के बच्चों के खिलौने हों या प्रसाद हो, बहुत प्रकार के जो आज वो ब्रांड बनाकर वहां से हमारे यहाँ से चला रहे थे, हमने उनको एक ब्रांड के रूप में अब आगे देश दुनिया के अंदर प्रचारित किया है, हाउस ऑफ हिमालय उत्तराखंड। और वो इतने अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हैं कि कई बार मुझे लगता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी वो फेल कर रहे हैं। उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छी पैकेजिंग है उनकी, अच्छे तरीके से उन्होंने शानदार तरीके से उसको बनाया है। और हमारे राज्य में पिछले सालों में महिलाओं ने जिस अथक परिश्रम से काम किया है, उसका परिणाम है कि उत्तराखंड में 1 लाख बहनें हमारी आज लखपति दीदी बन गई हैं। और हम जल्दी ही 1.25 लाख बहनों को और लखपति दीदी बनाएंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे। 3 लाख रुपए तक का ऋण है, 5 लाख रुपए तक का ऋण है हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए हमने बिना ब्याज के देने का प्रावधान किया हुआ है। हमने उत्तराखंड में धर्मांतरण रोधी कानून बनाया। बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा था, कहीं बहलाकर, फुसलाकर, तमाम तरीके से, कहीं पर प्रलोभन देकर, कहीं पर दबाव बनाकर हमने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया।
फिरोजाबाद में वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के लीडर की संपत्ति कुर्क की गई है। फिरोजाबाद पुलिस ने करीब 51 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। आरोपी के खिलाफ जिले में मारपीट, गाली गलौज, वसूली, जान से मारने की धमकी, नकबजनी और अवैध असलाहा रखने के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। राजस्व विभाग की टीम ने संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया है। 0016 सरकार बनाम अरविंद अंतर्गत धारा 14 जनपद फिरोजाबाद में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना खैरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग 25/24 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अरविंद कुमार की कुल 50,85,117 रुपए की संपत्ति, जिसमें एक प्लाट, उस पर निर्मित भवन, एक 2 व्हीलर और एक वैगनार कार शामिल है, की जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण कराई गई। उक्त अभियुक्त की लगभग 18,20,000 रुपए की जमीन, जो कि जनपद मैनपुरी में स्थित है, की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। बदायूं में बिजली का कनेक्शन काटना बिजली कर्मियों को भारी पड़ गया। यहां महिलाओं ने बिजली कर्मियों को चप्पलों से पीटा। दरअसल बिजली विभाग की टीम यहां पर एक मुश्त समाधान योजना के तहत बकाया वसूली करने आई और तभी रोटा गांव में बकायेदारों ने बिजली टीम पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। लाइनमैन की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।